दोस्तों अभी हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम आखिर कब होगा। अगस्त अब लगभग ख़त्म हो चुका है और जैसा कि बताया जा रहा है कि 15 सितंबर तक नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। फ्रेंड्स, असली सवाल ना ये नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम तैयार हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 3 टीआरई 2 के पेपर ने हमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके दिखा दी है कि बीपीएससी के जो सवाल है वो हवा में नहीं आते। हर एक क्वेश्चन का एक पक्का सोर्स होता है और वही चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आखिरकार किस किस किताब, किस किस टॉपिक और किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। यस गाइस, किताब और टॉपिक के साथ साथ किस चैप्टर से पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में आपको वो भी बताने वाली हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टॉपिक को टारगेट करने के लिए कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि अगर आपको पता है कि पेपर का रास्ता कहाँ से गुजरता है तो उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, तैयारी होती है सही सोर्स चुनने से। और जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि टीआरई 4 के लिए कौन सा चैप्टर और कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सा टॉपिक है जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, तो यकीन मानिए आपकी तैयारी का लेवल अभी से कई गुना ऊपर चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां आप जानने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 की लड़ाई आपको कैसे जीतनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के असली सोर्स को पकड़कर और एनसीईआरटी को टारगेट करके। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, अभी मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन और उसके सोर्स की बात करूंगी, जो भी बुक और उसके चैप्टर की बात करूंगी, ये सारी डिटेल्स मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। उन बुक के पीडीएफ को भी अपलोड कर दूंगी ताकि आप आसानी से उन चैप्टर को खोलकर पढ़ सके। साथ ही उनका शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर दूंगी। जैसे मैंने क्लास 12 के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, क्लास 8 में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो उनके नोट्स, उन बाकायदा उन स्पेशल चैप्टर के नोट्स भी अपलोड कर दूंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से पूछे गए हैं, वाकई एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है या नहीं जा रहा है। मान लो अगर 100 प्रश्न है ना, उसमें से 90 प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है। और मैंने कुछ ही प्रश्न लिए हैं, क्योंकि अगर मैं सारे प्रश्न का डिटेल्स एनालिसिस करने लगूँ तो वीडियो 2 से 3 घंटे तक की बन जाएगी। तो मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जिन पे बहुत लोगों को डाउट होता है कि भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एनसीईआरटी में कहाँ पे, किस क्लास के किस चैप्टर में दिए गए हैं, वो भी बात करेंगे। साथ ही कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल इस स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अपसौर और उपसौर से रिलेटेड, ये आपको क्लास 6 में मिल जाता है। ये तो आपको पहले चैप्टर में ही फ्रेंड्स मिल जाएगा वृहत। इसी तरह से आप जब देखोगे ना ज्योग्राफी के कितने सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सूर्य एक, तो ये क्वेश्चन आपको एससीईआरटी में, साथ ही जो है वो साइंस में प्रकाश चैप्टर में भी मिल जाएगा, श्वेत प्रकाश करके। ये चैप्टर का नाम है प्रकाश और जो हेडलाइन करके दिया हुआ है श्वेत प्रकाश, उसको आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। रेनबो वाले टॉपिक के ऊपर दिया गया है। इसी तरह से आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। खासकर आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए वो भी बात करेंगे। ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईवीएस के लिए आपको क्लास 11th और 12th के भी कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, उसकी भी बात करेंगे। साथ ही आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात करेंगे इस वीडियो में। उसके लिए आपको 12th के भी कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, 10th के भी कुछ चैप्टर पढ़ने हैं और 8 के भी पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर के कुछ जो है वो चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है और इन सारी जानकारी, ये जो सारी चीज़ें इसमें मैं बता रही हूँ, इन सब का पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन टीआरई 3 हो गया और टीआरई 2, इन दो जो पेपर है, खासकर पीआरटी का, मैं प्रॉपर एक एक क्वेश्चन जो 150 प्रश्न होते हैं, तो मैथ वाला छोड़ के और लैंग्वेज वाले छोड़ के, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और लैंग्वेज वाले प्रश्नों को छोड़कर सभी का स्रोत वहाँ पर लिख के पीडीएफ के फॉर्म में, पहले क्वेश्चन होगा, फिर उसका स्रोत, फिर उसका स्क्रीनशॉट लगा के टेलीग्राम ग्रुप में आज या कल अपलोड कर दूंगी। तो आप वहाँ से ज़रूर जुड़ जाएं। अब हम बात करते हैं आगे का क्वेश्चन। मतलब इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी आपको क्लास 6 में ही मिल जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगाए हुए हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको क्लास 6 चैप्टर 2 में मिल जाता है। अक्षांश और देशांतर, ये आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में देखने को मिल जाता है। इन सारे प्रश्नों को मैं आज से पहले भी ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। जब मैं आज से 2-3 दिन पहले से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रही हूँ कि पूछा कहाँ से जाता है, उस वक्त भी मैंने शेयर करा था ये सारा क्वेश्चन। अब देखो जैसे आगे है, ये भी आपको जो है वो मिल जाता है क्लास 6 के चैप्टर 3 में मिल जाएगा, ये आपको ज्योग्राफी में ही।
और आगे की बात करें जैसे ये है, ठीक है, ये आपको क्लास 7 में भी मिलेगा, क्लास 6 में भी मिलेगा, जो लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में बकायदा लाइन बाय लाइन, मतलब आप जब पढ़ोगे ना तो भाई साहब ये पूरा लाइन, यही लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। तो इतना खतरनाक तरीके से एनसीईआरटी से बीपीएससी प्रश्न उठाता है और सेम टू सेम जो है वो वही लाइन देता है। देखो जैसे आगे अगर आप देखते हो, अब चलो पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर मैं पूरा क्वेश्चन 150 क्वेश्चन या जितना अभी तक हुआ है 750 क्वेश्चन अगर उसका डिटेल्स एनालिसिस करने लगूँ तो वीडियो मुझे लग रहा है 3, 4, 5 घंटे तक की हो सकती है। तो मैं बेहतर होगा कि मैं उसको पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके सोर्स के साथ 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, लेकिन मैं उसको ज़रूर से ज़रूर अपलोड करूँगी। तो उसका, उस पीडीएफ का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, उस पीडीएफ को जो है वो ज़रूर एक बार देखिएगा कि किस तरह से हमारे लिए एनसीईआरटी जो है वो रामबाण होने वाला है टीआरई 4 के लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के कौन कौन से, पूरा आपको 6, 7, 8, 9, 10th 11th नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। अब देख सकते हो ये विषय सूची रहा, इसमें जो 10वां चैप्टर है ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिले हैं जो 1857 जो आपको क्लास 8 में भी मिलेगा और क्लास 12th में भी दिए गए हैं, बहुत ही विस्तार से दिया गया है। 28 पेज है। जैसे अगर मैं इसका दिखाना चाहूँ, पहले दिखा देती हूँ। ये जो है इस तरह से ये चैप्टर है, अध्याय 10 है, विद्रोह और राज। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। इस चैप्टर के पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगी, साथ ही इसका शॉर्ट नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि जो 28 पेज है इस पीडीएफ में, मतलब इस चैप्टर को 28 पेज में ख़त्म किया गया है, तो इसका शॉर्ट नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी। अब अगर दूसरे चैप्टर की बात करें, क्लास 12th में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। दूसरा है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उसके आगे। तो ये वाला चैप्टर भी क्लास 12th में दिया गया है, इसको भी पढ़ना है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 12th में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर। अब अगर हम आगे बढ़े कि क्लास 10th में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। फ्रेंड्स क्लास 10th की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, आप देख सकते हो। क्लास 10th में आप भारत में राष्ट्रवाद एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, इसको पढ़ सकते हो। इसको पढ़ सकते हो क्या, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ के ही जाना है। तो 12th में समझ में आ गया, 10th में समझ में आ गया। अब आगे बात करें 9th में, तो 9th में आपको कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खान सर यानी बिहार के लोकप्रिय टीचर जिन्होंने लाखों छात्रों को एग्जाम्स की तैयारी में गाइड किया है, उनके द्वारा लिखी गई एक शानदार किताब सामने आई है, पॉकेट जीके समान अध्ययन, जो आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके जिसमें मजबूत होना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ये किताब ये किताब आपके लिए बहुत ही आसान और कॉम्प्रहेंसिव गाइड साबित हो सकती है। इस किताब की अगर बात करें, कंटेंट की बात करें, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़ा करके दिखा देती हूँ, विषय सूची। इस किताब की सबसे खास बात मुझे लगी है, इसमें बहुत ही डिटेल्स में सब कुछ दी गई है। फ्रेंड्स इस किताब की सैम्पल पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि आप पहले देख सको। और देखो, इसको बहुत ही रंगीन बनाया गया है, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सको, आसानी से पढ़ सको और इंटरेस्ट भी बढ़े। फ्रेंड्स अगर आप अपनी जीके तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये किताब जरूर देखें। खरीदने की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, साथ ही बुक की सैम्पल पीडीएफ भी मैंने दे दी है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे क्लास 8 की। तो क्लास 8 की यहाँ पे देखो मैंने लगाया हुआ है। आप जो है वो ऊपर के इन सभी चैप्टर्स को छोड़ सकते हो, इन सभी चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैंने यहाँ टिक लगाया हुआ है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ज्योग्राफी, अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी 6 to 10th आप ज्योग्राफी तो पढ़ो ही पढ़ो। 6 ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं ना 9th 10th पढ़ो जी, उस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करो। लेकिन 6 और 7 को आप इग्नोर नहीं कर सकते, 8 को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कितने सारे क्वेश्चन हैं जो 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास से पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आपको 6, 7, 8, 9, 10th और साथ ही आपको 11th भी पढ़ना है। अब हम बात करें ज्योग्राफी के लिए, तो आपको इतना पढ़ना ही है। लेकिन जो ज्योग्राफी में कुछ प्रश्न जो होते हैं वो ईवीएस के होते हैं। ईवीएस के कुछ प्रश्न होते हैं ना फ्रेंड्स, कुछ ज्योग्राफी के होते हैं और कुछ जो है वो साइंस के बुक में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है। तो फ्रेंड्स ईवीएस के लिए जो क्लास 7 का चैप्टर है पर्यावरण, क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ना है। देख सकते हो उसका नाम ही है पर्यावरण। इसमें आपको बेसिकली बहुत जो है वो एकदम बेसिक चीज़ें मिलेंगी कि पर्यावरण क्या है, कैसे है, परितंत्र क्या है, ये सारी चीज़। फ्रेंड्स जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो और फिर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्लास 7 में आपको पर्यावरण पढ़ना है, स्पेशली ईवीएस के लिए मैं बता रही हूँ। क्लास 7 तो आपको पूरा पढ़ना ही है, लेकिन ईवीएस के लिए आपको क्लास 7 का अध्याय 1 पढ़ना है,
पर्यावरण। आगे अगर बात करें ज्योग्राफी में ईवीएस के लिए और क्या पढ़ना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप क्लास 11th में जाओगे। क्लास 11th आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। क्लास 11th में आपको क्या, ये 2 चैप्टर पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16। तो इन सभी चैप्टर की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप ऐप इंस्टॉल करके वेबसाइट से जाके इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। अगर आपने बुक लिया हुआ है, कहीं का नोट्स लिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ईवीएस के लिए ज्योग्राफी के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो समझ में आ गया। अब साइंस के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ईवीएस में आते हैं, तो साइंस में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्लास 8 से शुरू होगा, तो आपको साइंस में अभी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम पहले बात कर लेते हैं क्लास 8 में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो अध्याय 18 आपको पढ़ना है। आप इसको नोट कर सकते हो, या फिर ये वाली पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर मैं सोच रही हूँ कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूँ ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सके, नोट डाउन कर सके। फ्रेंड्स आप आगे देखिए, क्लास 9th में आपको क्या पढ़ना है ईवीएस के लिए साइंस में। तो अध्याय नंबर आप 14 पढ़ सकते हो, प्राकृतिक संपदा करके एक चैप्टर है। अगर आगे देखें कि क्लास 10th में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा हुआ है। क्लास 10th में आप इन 3 चैप्टर को पढ़ सकते हो, अध्याय नंबर 14, अध्याय नंबर 15 और अध्याय नंबर 16। इन 3 टॉपिक को आपको ईवीएस के लिए पढ़ना है, बाकी आपको साइंस के लिए पूरा तो पढ़ना है ही। अब हम आगे की बात करते हैं, साइंस में आपको 11th क्लास क्यों पढ़ना है, ईवीएस के लिए पढ़ना है, स्पेशली किन चैप्टर को पढ़ना है। अगर उसकी बात करें किन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं ये आपको ईवीएस के लिए काम आने वाले हैं, तो इन सारे चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हो। तो आपको क्लास 12th में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जीव विज्ञान में, तो ये 3 चैप्टर आप पढ़ सकते हो। परितंत्र के बारे में आपको क्लास 6 में भी मिल जाएगा, क्लास 7 के पर्यावरण टॉपिक में भी, पर्यावरण चैप्टर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मिलेगा। तो इससे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो है वो प्राकृतिक परितंत्र कौन सा है, ऐसे ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो अध्याय 15 हो गया, अध्याय 16 हो गया और अध्याय 14 आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ऐसा हो गया। और अगर हम बात करें जैसे ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए आपको 6 to जो है वो 11th पढ़ना है। साइंस के लिए आपको एटलीस्ट 6 to 10 तो पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आपका बैकग्राउंड साइंस रहा है तो बहुत आसानी से आप जो है वो 6 to 8 तक तो समझ में आ जाएगा। फिर थोड़ा 9th और 10th में दिक्कत हो सकती है समझने के लिए, आप किन्हीं टीचर्स की सहायता ले सकते हो। जैसे डीके गुप्ता एक सर है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 6 से लेकर जो है वो 11th 12th तक के जो है वो साइंस को कंप्लीट कराया है। तो आप उनके 1 source वीडियो देख सकते हो, या फिर आपके जो भी फेवरेट सर हो उनके वीडियोस देख सकते हो एनसीईआरटी के लिए, या फिर आप खुद से अगर पढ़ पा रहे हो, खुद से समझ पा रहे हो, या फिर किन्हीं का नोट्स है तो आप उनसे पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मुझे बस इतना बताना था, बाकी डिटेल्स इसका जो है मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में सेंड कर दूँगी, पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, वहाँ से नोट डाउन कर लेना और एक प्रॉपर ना लिख के कहीं पे चिपका लेना। बहुत लोग, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में रूटीन शेयर किया था, तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये टाइम बर्बाद है। देखो मान लेते चलो टाइम बर्बाद है, लेकिन देखो भाई जब कोई अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप जहाँ पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे तरीके से सजा के रख रहे हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आपका कभी मन नहीं है फिर भी वो जगह देख, वो सकारात्मक चीज़ें देखकर थोड़ा देर तो पढ़ लेते हो ना, 1-2 घंटे भी आप पढ़ लेते हो, तो चीज़ें अगर वेल मेंटेन्ड हो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और मन भी लगा रहता है। अगर आप डीमोटिवेट होते हो तो भाई नहीं मैंने लिखा हुआ है, मेरे को इतना करना है, तो जो है वो लिख के आप ज़रूर रखिएगा कि हाँ मेरे को यहाँ 30 दिन में ये कर लेना है, 30 दिन में वो कर लेना है, 10 दिन का मेरा ये रोड मैप है। तो ये बना के रखा करो, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। टू डू लिस्ट बनाना चाहिए ताकि मुझे पता तो लगे कि मेरा दिन का टारगेट क्या है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो शायद कल ही अपलोड हो, क्योंकि मुझे इसका जो है वो पार्ट 2 बनाना है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स बतानी है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। और फ्रेंड्स चैनल पे अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल जो है वो पूरी तरह से TRE 4 कह सकते हैं कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ही कंटेंट प्रोवाइड कराता है। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, अगर जेन्युइन होगा तो रिप्लाई ज़रूर जाता है मेरा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।